हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आए हैं और इस क्लास के अंदर हम उन्हीं क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस क्लास को आपको कंप्लीट देखना है और इस क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 6 के बाद में 10 के बाद में 17 के बाद में 30 के बाद में 55 और 55 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस सीरीज को देखने से हमें पता चल रहा है कि यह सीरीज क्या हो रहा है, कंटिन्यू बढ़ रहा है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए सीरीज को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 6 से यहाँ पर 10 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 6 के अंदर क्या कर दें +4 कर दें तो 6 और 4 मिलकर बन जाएगा 10। फिर देखिए 10 से कितना बन रहा है 17। तो 10 से 17 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 10 के अंदर क्या कर दें +7 कर दें तो 10 और 7 मिलकर बन जाएगा 17। फिर इसी प्रकार से देखिए 17 से कितना बन रहा है 30। तो 17 से 30 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 17 के अंदर क्या कर दें +13 कर दें तो 17 और 13 मिलकर बन जाएगा 30। फिर देखिए 30 से कितना बन रहा है 55। तो 30 से 55 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 30 के अंदर क्या कर दें +25 कर दें तो 30 और 25 मिलकर बन जाएगा 55। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 55 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले आपको क्या करना है, नीचे जो ये वाली संख्या है इस संख्या को ध्यान से देखना है और पता लगाना है कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारे पास संख्या है +4, उसके बाद में है संख्या +7, फिर है उसके बाद में संख्या +13, उसके बाद में है संख्या +25। अब यहाँ पर सभी में प्लस हो रहा है तो इतना हमें भी पता है कि आगे भी क्या होगा प्लस होगा, लेकिन कितना प्लस होगा वो कैसे ज्ञात करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले है 4 से कितना बन रहा है 7। तो 4 से 7 कैसे बन जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 4 से 7 बन जाएगा कैसे, यदि हम 4 का क्या कर दें 2 गुना कर दें और इसमें से 1 को कम कर दें। तो यहाँ पर देखिए 4 का 2 गुना हो जाएगा 8 में से 1 को कम कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 7। इसी प्रकार से आगे देखिए 7 से कितना बन रहा है 13। 7 से 13 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 7 का क्या कर दें 2 गुना कर दें और इसमें से 1 को कम कर दें तो 7 का 2 गुना होता है 14 में से 1 को कम कर देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 13। फिर देखिए 13 से कितना बन रहा है 25। तो 13 से 25 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 13 का भी क्या कर दें 2 गुना कर दें और इसमें से 1 को कम कर दें तो 13 का 2 गुना होता है 26 में से 1 को कम कर देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 25। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे 25 से अगली संख्या ज्ञात करेंगे कैसे। तो वो देखिए सबसे पहले तो मेरे भाई हम क्या करेंगे 25 का 2 गुना करेंगे, ठीक है, और इसमें से 1 को कम कर देंगे। 25 का 2 गुना होता है 50 में से 1 को कम कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 49। यानी कि 25 के बाद में कितना प्लस होगा। तो यहाँ पर प्लस होगा 49। अब इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे
इस 55 के अंदर यदि हम प्लस 49 कर दें तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, 55 के अंदर यदि हम प्लस 49 कर देंगे तो 55 और 49 मिलकर बन जाएगा 104। अब हमें देखना है कि 104 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है 104 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि दूसरा प्रश्न भी आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 7 है, 7 के बाद में 10 है, 10 के बाद में 15, 15 के बाद में 22 है, 22 के बाद में 31 है, और 31 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर 7 से क्या बन रहा है, 10 से, तो 7 से 10 कैसे बनेगा, तो वो देखिए यहाँ पर देखिए मेरे भाई यदि हम 7 के अंदर क्या कर दें, प्लस 3 कर दें तो 7 और 3 मिलकर बन जाएगा 10। फिर देखिए 10 से कितना बन रहा है, 15, तो 10 से 15 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 10 के अंदर क्या कर दें, प्लस 5 कर दें तो 10 और 5 मिलकर बन जाएगा 15। फिर देखिए 15 से कितना बन रहा है, 22, तो 15 से 22 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 15 के अंदर क्या कर दें, प्लस 7 कर दें तो 15 और 7 मिलकर बन जाएगा 22। फिर देखिए 22 से कितना बन रहा है, 31, तो 22 से 31 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 22 के अंदर क्या कर दें, प्लस 9 कर दें तो 22 और 9 मिलकर बन जाएगा 31। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 31 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले आपको क्या करना है, नीचे जो ये वाली संख्या आई है इस संख्या को यहाँ पर देखना है और पता लगाना है कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए सबसे पहले क्या हुआ, +3, उसके बाद में क्या हुआ, +5, उसके बाद में क्या हुआ, +7, उसके बाद में क्या हुआ, +9, यानी कि सभी में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो आगे भी क्या होगा, प्लस होगा, लेकिन कितना प्लस होगा वो कैसे ज्ञात करेंगे, तो वो देखिए यहाँ पर देखिए मेरे भाई सबसे पहले यहाँ पर 3 से कितना बन रहा है, 5, 3 से 5 बनेगा कैसे, यदि हम 3 के अंदर क्या कर दें, +2 कर दें तो 3 और 2 मिलकर बन जाएगा 5। फिर देखिए 5 से कितना बन रहा है, 7, 5 से 7 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 5 के अंदर क्या कर दें, +2 कर दें तो 5 और 2 मिलकर बन जाएगा 7। फिर देखिए 7 से कितना बन रहा है, 9, तो 7 से 9 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 7 के अंदर क्या कर दें, +2 कर दें तो 7 और 2 मिलकर बन जाएगा 9। अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है, 9 से अगली संख्या निकालनी है। तो 9 से अगली संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सभी के अंदर यहाँ पर कितना हुआ है, +2, तो मेरे भाई 9 से अगली संख्या निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, 9 के अंदर कर देंगे +2, तो 9 और 2 मिलकर बन जाएगा 11, यानी कि 9 के बाद में संख्या प्लस होगी 11। अब हमें क्या करना है, इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी कैसे, यदि हम इस 31 के अंदर क्या कर दें, इस 11 को ऐड कर दें तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए यदि हम 31 के अंदर 11 को ऐड कर दें तो 31 और 11 मिलकर बन जाएगा 42, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 42। अब हमें देखना है कि संख्या 42 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है संख्या 42 हमें दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि 7 का संबंध है 25 के साथ में और 6 का संबंध है 21 के साथ में। तो इसी प्रकार से 5 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता करना है कि 7 से यहाँ पर 25 कैसे बना है। और इसी प्रकार से आपको यहाँ पर पता करना है कि 6 से यहाँ पर 21 कैसे बना है। फिर सेम इसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 5 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए 7 से यहाँ पर 25 बनाने के लिए क्या किया गया है। सबसे पहले तो मेरे भाई इस 7 का गुणा किया गया है 4 के साथ में। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 7 का गुणा 4 के साथ में करेंगे तो यहाँ पर कितना बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा 7 चौका 28। अब 28 से 25 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 28 में से किया गया है -3। तो 28 में से -3 कर देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 25। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 25 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 6 से यहाँ पर 21 सेम इसी प्रकार से आया है क्या। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो मेरे भाई इस 6 का हम क्या करेंगे 4 के साथ में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 का गुणा 4 के साथ में करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 6 चौका 24। अब इस 24 में से भी हम क्या कर देंगे -3 कर देंगे। तो 24 में से -3 करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 21। और ध्यान से देखिए 21 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 5 के अंदर है और इस 5 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो मेरे भाई इस 5 का हम क्या करेंगे 4 के साथ में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 का गुणा करेंगे 4 के साथ में तो यहाँ पर बन जाएगा 5 चौका 20। अब इस 20 में से हम क्या कर देंगे -3 कर देंगे। तो 20 में से -3 करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 17। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 17। अब हमें देखना है कि संख्या 17 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर 17 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे एनटीपीसी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे एनटीपीसी या फिर आरआरबी एनटीपीसी CBT1 एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स और कंप्यूटर के इस तरह से ऑल सब्जेक्ट के 8000+ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का PDF सेट तैयार किया है। यदि आप ये PDF सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस WhatsApp नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और मेरे भाई इस PDF सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये। यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको एनटीपीसी एग्जाम के लिए 8000+ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का PDF सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप एग्जाम से पहले इन 8000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आपको एग्जाम के अंदर इन 8000 क्वेश्चनों में से लगभग 80% क्वेश्चन इन्हीं में से देखने को मिल जाएंगे। तो मेरे भाई जल्दी से जाइए और इस WhatsApp नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस PDF सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने,
नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई सीरीज से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 4 के बाद में 27 के बाद में 16 के बाद में 125 के बाद में 36 और 36 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए सीरीज को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए इस सीरीज में हमें सबसे पहले संख्या दी गई है 4। तो 4 क्या है, तो मेरे भाई 4 है 2 का स्क्वायर। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 4 के बाद में क्या है 27 क्या है, तो मेरे भाई 27 है 3 का क्यूब। इसी प्रकार से देखिए 27 के बाद में 16 क्या है, तो मेरे भाई 16 है 4 का स्क्वायर। इसी प्रकार से देखिए 16 के बाद में क्या है 125 क्या है, तो मेरे भाई 125 है 5 का क्यूब। इसी प्रकार से देखिए 125 के बाद में 36 क्या है, तो मेरे भाई 36 है 6 का स्क्वायर। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 36 के बाद में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले आपको क्या करना है, नीचे यहाँ पर जो ये वाली संख्याएं आई है इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखना है और यहाँ पर पता लगाना है कि यहाँ पर कौन सा लॉजिक लगेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए नीचे जो संख्या आई है ये है कंटिन्यू, यानी कि यहाँ पर देखिए पहले है 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में 4, फिर है उसके बाद में 5 और उसके बाद में है 6, यानी कि कंटिन्यू चल रही है। तो 6 के बाद में क्या आएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 6 के बाद में आ जाएगा 7। अब 7 का स्क्वायर होगा या क्यूब, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए सबसे पहले हुआ है स्क्वायर, उसके बाद में क्यूब, फिर उसके बाद में स्क्वायर, उसके बाद में क्यूब, फिर उसके बाद में स्क्वायर, तब क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 7 का क्यूब। अब 7 का क्यूब कितना होता है, तो मेरे भाई 7 का क्यूब होता है 343, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 343। अब हमें देखना है कि संख्या 343 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर संख्या 343 हमें दी गई है ऑप्शन सी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि यह चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए आप सभी के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए इस सीरीज को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस सीरीज को सोल्व किया गया है कैसे। सबसे पहले यहाँ पर है 14, उसके बाद में है 2। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या किया गया है, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा किया गया है। तो 14 और 2 को आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 14 दूना के 28। और ध्यान से देखिए 28 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। फिर इसी प्रकार से आगे देखिए 28 के आगे क्या दिया गया है 3। तो 28 और 3 को आपस में क्या किया गया है, गुणा किया गया है। तो 28 और 3 को आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 28 तिया
84। और ध्यान से देखिए 84 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या किया गया है, इस 84 और इस 4 को आपस में गुणा किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 84 और 4 को आपस में गुणा कर देंगे तो 84 चौका यहाँ पर बन जाएगा 336, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 336। अब हमें देखना है कि संख्या 336 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है संख्या 336 हमें दी गई है ऑप्शन है डी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि इन सभी में से जो पोटेशियम है ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, गैसों की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। ऑप्शन ए है तापमान, ऑप्शन बी है दाब, ऑप्शन सी है आयतन और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि गैसों की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक हैं तापमान, दाब और आयतन। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि निम्न में से आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो याद रखना ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, लवण जल में घुलनशील होते हैं क्योंकि वे क्या बनाते हैं। ऑप्शन ए अम्ल बनाते हैं, ऑप्शन बी है क्षार बनाते हैं, ऑप्शन सी है आयन बनाते हैं और ऑप्शन डी है गैस बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि लवण जल में घुलनशील होते हैं क्योंकि वे आयन बनाते हैं। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह का नाम क्या है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी,
यानी कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह का नाम है बुध ग्रह। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। पूछा जाता है कि लाल ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है। तो याद रखना लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है मंगल ग्रह को। और यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। पूछा जाता है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है। तो याद रखना पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है शुक्र ग्रह को। ठीक है। और 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। यानी कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है तो वो है बुध ग्रह। ठीक है। और देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ पर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। यानी कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन किस क्षेत्र से जुड़े हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। यानी कि नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र के क्षेत्र से जुड़े हैं। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। बाल श्रम के विरुद्ध कार्य के लिए नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। यानी कि बाल श्रम के विरुद्ध कार्य के लिए नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाले भारतीय हैं कैलाश सत्यार्थी। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से नमक में कौन सा अम्ल और क्षार होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। यानी कि नमक में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार। ठीक है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। ब्लू विट्रियोल किसका रासायनिक नाम है। ऑप्शन ए लोहा सल्फेट का, ऑप्शन बी है कॉपर सल्फेट का, ऑप्शन सी है सोडियम क्लोराइड का और ऑप्शन डी है पोटास का। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। यानी कि ब्लू विट्रियोल कॉपर सल्फेट का रासायनिक नाम है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से साबुन का पीएच स्तर कैसा होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। यानी कि साबुन का पीएच स्तर होता है क्षारीय। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए वैज्ञानिक न्यूटन ने, ऑप्शन बी है वैज्ञानिक गैलीलियो ने, ऑप्शन सी है वैज्ञानिक आइंस्टीन ने और ऑप्शन डी है वैज्ञानिक मैक्सवेल ने। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था वैज्ञानिक न्यूटन ने। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मनुष्य की त्वचा में रंग देने वाला रंजक क्या कहलाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मनुष्य की त्वचा में रंग देने वाला रंजक कहलाता है मेलेनिन। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 8000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 8000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम के लिए 8000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूं आपके एग्जाम के अंदर इन 8000 क्वेश्चनों में से लगभग 80% क्वेश्चन इन्हीं में से आपको मिल जाएंगे। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, सतपुड़ा पहाड़ियाँ किस भौतिक प्रदेश का भाग हैं? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि सतपुड़ा पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार का भाग हैं। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है कि इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 17 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 8:30 बजे।